हेलो बच्चों, हाय एवरीवन। चलिए बच्चों, वर्क पावर एनर्जी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं। और ये एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल आपका वर्क पावर एनर्जी में काम आएगा। और जो भी अपकमिंग चैप्टर्स हैं लाइक रोटेशनल मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव थ्योरी और आपका 12th के जो चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, सभी में ये प्रिंसिपल हमारा काम आने वाला है। और इससे पहले जो भी चैप्टर आपने पढ़े हैं 1D 2D, उनको भी आप एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व कर सकते हो। तो आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल आया कैसे, कौन सी कंडीशंस पे वैलिड है, किस तरीके से अप्लाई होता है और कैसे उससे न्यूमेरिकल्स को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डेट मीन्स एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में वो सारे पॉइंट जिनसे आप कंप्लीट एनर्जी कंजर्वेशन को समझ सकते हो। तो हेडिंग डालो, आज का हमारा टॉपिक एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। देखो बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल की बात करते हैं। पहले इस टर्म के बारे में समझ लेते हैं। तो प्रिंसिपल तो मतलब समझ में आता है कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो कि वैलिड हो जाता है। प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि उसकी वैलिडिटी हो गई अब, ठीक है, उस पर मोहर लग गई। और एनर्जी का मतलब भी हमें पता है एबिलिटी ऑफ वर्क। कंजर्वेशन वर्ड का भी मतलब हमें पता है कि वो कंजर्व है, वो कहीं भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है। उसका अमाउंट जितना हम इनपुट दे रहे हैं उतना ही हमें आउटपुट मिल रहा है, कोई भी लॉस वगैरह नहीं हो रहा है। क्लियर? तो मैंने बोला है एनर्जी कंजर्वेशन, जिसका मतलब है कि टोटल एनर्जी जो है, इस स्टेटमेंट का मतलब है टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, कि जो सिस्टम की टोटल एनर्जी है वो टोटल सेम रहेगा। अगर इनिशियली 500 जूल है तो बाद में भी वो 500 जूल ही रहेगी। आपस में अंदर में इंटरचेंज हो जाए वो बात अलग है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी अपना सेम रहने वाला है। हियर टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, दैट इज कॉल्ड एनर्जी कंजर्वेशन। क्लियर? तो समझते हैं बेटा कैसे हमारा एनर्जी कंजर्वेशन आता है, किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, इस चैप्टर में अगर मैं वर्क पावर एनर्जी में बात करूं तो मैंने बोला है कि हम ओनली मैकेनिकल एनर्जीज की बात करते हैं। इस चैप्टर में हम किसकी बात करेंगे? ओनली मैकेनिकल एनर्जी की। और मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या हो गया अपना? हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की और हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। दो ही एनर्जी की हम बातचीत कर रहे होते हैं, एक तो काइनेटिक और एक पोटेंशियल। दो ही से मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, मैग्नेटिक एनर्जी भी होती हैं, लेकिन वो सारी बातें आपकी 12th में होती हैं। यहाँ पर हमारी दो ही बातें होती हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है ये मैंने आपको पूरा पढ़ा रखा है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये भी मैंने आपको पूरा पढ़ा रखा है। क्लियर? और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। तो जो भी हम एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ते हैं वो इसी के लिए पढ़ रहे होते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। इसलिए कुछ बुक्स में आपको इसे ऐसे भी बोल सकता है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो उस टर्म से आप कंफ्यूज मत होना, इन दोनों का मतलब एक ही है। क्लियर? चलिए, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को निकाल के देखते हैं मैथमेटिकली कि ये होता क्या है। तो देखो बच्चों, आपने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने आपको बताई थी। क्या था वर्क एनर्जी थ्योरम? एज पर द वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, दैट मीन्स टोटल वर्क डन विच इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कि आपको कोई भी सिस्टम दिया जाए उस पर चाहे 1 फोर्स लग रहा है, चाहे 5 फोर्स लग रहे हैं और 10 फोर्स लग रहे हैं, जितने भी फोर्सेज हैं उन सभी का जो टोटल वर्क डन आ रहा है, जो कंप्लीट वर्क डन आएगा, विच इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम, विच इज वेरी सिंपल। राइट? अब देखिए, अगर मैं इस वर्क डन टोटल को लिखूं तो ये हो गया वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज। समझ लेना स्टेटमेंट जो भी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, एक बार आप ये समझ लोगे तो आपको ऑल टाइम याद रहेगा। ये होता है वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज। अगर मैं ऑल फोर्सेज की बात करूं तो फोर्सेज कंजर्वेटिव हो सकते हैं। क्लियर? फोर्सेज नॉन कंजर्वेटिव हो सकता है।
और इनके अलावा कुछ अदर फोर्सेज हो सकते हैं। अदर में जैसे एक्सटर्नल हो गए या कोई भी ऐसा फोर्स जो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में इंक्लूड नहीं हुआ है, उनके अलावा जैसे सूडो फोर्स हो गया। आ रही ना बात समझ में? सो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज में जितने भी टाइप के फोर्स हैं उन सब का वर्क डन दैट इज इक्वल टू होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज अ वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेटमेंट। ये मैंने अभी थ्योरम समझाई है। आ रही बात समझ में? अब देखिए बच्चों, तो मैं लिख सकता हूँ वर्क डन बाई टोटल को अगर मैं स्प्लिट करूँ, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई अदर फोर्स दैट इज इक्वल टू होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक ही बात होगी, इसको मैं ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। क्लियर? अब देखिए, लेट इमेजिन, अब मैं केसेज ले लेता हूँ। Let imagine कि here work done by non-conservative force is 0. You consider there is no non-conservative forces acting. That means कोई भी ऐसा सिस्टम है जहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। नॉन कंजर्वेटिव में हम जनरली कौन सा फोर्स ले रहे होते हैं? फ्रिक्शन। तो कोई भी ऐसा सिस्टम जहाँ फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं होगा तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन भी नहीं होगा। दैट मीन्स वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 है एंड वर्क डन बाई अदर इज आल्सो 0। कहने का मतलब क्या है? ना ही कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जनरली अदर के कॉलम में आता है हमारा एक्सटर्नल, तो ना ही कोई एक्सटर्नल लग रहा है, ना ही कोई फ्रिक्शन है। अगर मैं स्टेटमेंट वाइज लिखूँ, नो फ्रिक्शन नो एक्सटर्नल। अगर ऐसा सिस्टम आपको दिया हुआ है, और ये कैसे पता लगेगा? क्वेश्चन के डायग्राम को देख के, क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करके, कि वहाँ फ्रिक्शन या एक्सटर्नल होगा तो वो बोल देगा, नहीं होगा तो नहीं बोलेगा। तो अगर सिस्टम पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है और कोई भी एक्सटर्नल नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ, अभी आपने लिखा है वर्क डन बाई कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाई अदर दैट इज इक्वल टू है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, विच इज इक्वल टू क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव 0 हो गया, अदर भी 0 हो गया। सो हेयर आई कैन से वर्क डन बाई कंजर्वेटिव दैट इज इक्वल टू है डेल्टा के। क्लियर? और मैंने पोटेंशियल एनर्जी में आपको पढ़ाया था, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये वाली बात मैंने आपको पढ़ाई थी और ये वाली बात हमारी यहाँ पर डिड्यूस हो गया। आ रही बात समझ में? तो ये बेटा वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो आई कैन से नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसको आप लिख सकते हो दैट इज अ यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा सेम कि डेल्टा के को लिखोगे के फाइनल माइनस के इनिशियल। आ रही बात समझ में? अगर बेटा माइनस वाली टर्म्स को रिप्लेस करता हूँ, इधर उधर करता हूँ, तो यू आई प्लस के आई दैट इज इक्वल टू आएगा आपका यू एफ प्लस के एफ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी आपके पास सिस्टम है, अगर सिस्टम पे कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, that means work done by non-conservative is 0 and work done by other force is 0. So I can say initial mechanical energy, that is a initial mechanical energy which is equal to होगा final mechanical energy, and this principle is called energy conservation principle. आ रही बात समझ में? एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल होता है इनिशियल टोटल एनर्जी इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। एक सिंपल सा स्टेटमेंट है। और टोटल एनर्जी का मतलब क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो इनिशियल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, दैट इज कॉल्ड एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। एंड व्हेन इट इज एप्लीकेबल, व्हेन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज नॉट एक्टिंग, एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट एक्टिंग। इट इज द कंडीशन टू अप्लाई दिस थ्योरम। हमारी बात समझ में? ऐसा नहीं कि मुंह उठा के किसी भी क्वेश्चन में लगा दिया, वही लगेगा जहां पर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो नहीं लगेगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में फ्रिक्शन दे दिया तो इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आंसर 100% गलत है। आ रही ना बात समझ में? वर्क एनर्जी थ्योरम तो रामबाण है, ठीक है, इससे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन इसी का एक प्रारूप है, इसी की एक फॉर्म है, पहला केस है। अगर ये चीज़ें नहीं है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वर्क एनर्जी थ्योरम को हमने लिखा है इस तरीके से। क्लियर? चलो इस कॉन्सेप्ट को आप कॉपी करो। पहले हम इस कॉन्सेप्ट पर प्रॉब्लम चेक करेंगे,
फिर हम बेटा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगा के चेक करेंगे कि इक्वेशन कैसे लिखनी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम भी नहीं लगानी है ना, अब आप उसके केसेस लगा के डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, और आसान कर दिया हमने प्रॉब्लम को। क्लियर, यू आई प्लस के आई इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ लिखो, डायरेक्ट आंसर देंगे। और सॉल्व करना वो सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम में सॉल्व कराए थे, जिनमें फ्रिक्शन नहीं है, एक्सटर्नल नहीं है, उनको इससे। ग्रेविटेशनल इज नॉट अ एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, अगर किसी बच्चे की ये क्वेरी है। स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर, इन दोनों को हम यू आई यू एफ में काउंट करते हैं। इसके अलावा कोई भी फोर्स, जैसे एफ में बनाता हूँ ना, एफ लगा के पुल कर रहे हैं, वो सारे एक्सटर्नल होते हैं, तो ये अपना वैलिड नहीं होगा। क्लियर, तो ये भी अगर किसी की क्वेरी है तो इसको क्लियर कर लेना, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट मत लगाना, हमें गलती नहीं करनी है, एक एक चीज़ को बारीकी से समझना है। चलो तो इसे लिख लो, आप कॉपी कर लो, फिर मूव करते हैं बेटा इनके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पर, कैसे न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे बना सकते हैं। चलिए, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन पे न्यूमेरिकल करते हैं। लेट्स से मैं बोल देता हूं बेटा, ये कोई भी आपको ट्रैक दिया हुआ है, क्लियर, और यहाँ पर टॉप पर ये कोई भी एक बॉल है, मास ऑफ बॉल इज 2 kg लेट्स से, एंड इट इज एट अ हाइट ऑफ 50 मीटर। कितनी हाइट पर है? 50 मीटर की हाइट पर है। ये बॉल ऐसे गिरना स्टार्ट करती है, एक टाइम पे ये यहाँ पर आती है, और ये वाली जो हाइट है डेट इज 20 मीटर। क्लियर, फिर एक टाइम पे ये बेटा यहाँ पर आती है, एंड दिस हाइट इज 10 मीटर, और फिर फाइनली ये यहाँ पे आती है, डेट हाइट इज 5 मीटर। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ डेट इज पोजीशन ए बी सी, ऐसे पोजीशन के बने। देयर इज नो फ्रिक्शन हियर, न्यू इज इक्वल टू 0। आ रही बात समझ में कि बॉल कोई भी ये जो ट्रैक है इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर, एंड इट इज मूविंग फॉलोइंग दिस ट्रैक, पहले बी पर आएगी, देन सी पर आएगी, और फाइनली ये डी पर आ रही है। देन कैलकुलेट वेलोसिटी एट बी पॉइंट, वेलोसिटी एट सी पॉइंट, एंड वेलोसिटी एट डी पॉइंट। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है कि यहाँ पर वेलोसिटीज क्या क्या होंगी। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, वेलोसिटी एट बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल है, मैंने कुछ भी इसमें इनपुट ऐसा नहीं लगाया है, एकदम सिंपल सी बात है। तो आई होप आप इसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे, इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आनी चाहिए। और एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आपको इसी थ्योरम से, एक सिंपल से तरीके से। बाकी मेरे साथ समझ लो, जिनको समझना है कि कैसे अप्लाई करते हैं, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको वेरीफाई करना है कि देयर इज अ फ्रिक्शन और नॉट। सो यहाँ म्यू 0 दिया हुआ है, डेट मीन देयर इज अ नो फ्रिक्शन। क्लियर, सरफेस फ्रिक्शन नहीं है, एयर फ्रिक्शन हमें दिया हुआ नहीं है, तो वो भी नहीं है, डेट मीन्स कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पर नहीं लग रहा है। और अगर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अपना 0 होगा। अगर सिस्टम पर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है तो वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अपना 0 होगा। इन सेम वे यहाँ पर बेटा कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, दिस बॉल इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। मैंने कोई बाहर से ऐसा फोर्स नहीं लगाया है, और अगर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा तो वर्क डन बाई अदर फोर्स भी यहाँ पर 0 होगा। सो हियर आई कैन से एनर्जी कंजर्वेशन इज वैलिड, दैट मीन्स यू आई प्लस के आई दैट इज इक्वल टू होना चाहिए यू एफ प्लस के एफ। आ रही बात समझ में कि एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल हम यहाँ पे लगा सकते हैं, विच इज इक्वल टू होगा दिस वन। अब देखिए, जो इनिशियल पोजीशन है बेटा, इनिशियल पोजीशन के लिए आप एनर्जी लिखो, जो फाइनल पोजीशन है जिस पर आप डेटा निकाल रहे हो उस फाइनल पोजीशन के लिए आप एनर्जी लिखो।
लेट्स से अगर मैं यहाँ पे ए पोजीशन को चेक करता हूँ, डेट इज अ इनिशियल, मुझे बी पर निकालना है, डेट इज अ फाइनल पोजीशन, राइट। चलिए इनिशियल पे लिखते हैं, ये हमें क्या है बेटा, ग्राउंड है। एक लाइन को आपने ग्राउंड रेफरेंस ले लिया, आ रही ना बात समझ में, एक लाइन को हमने क्या ले लिया बेटा, ग्राउंड रेफरेंस ले लिया। तो देखो अगर मैं यहाँ पे बातचीत करता हूँ तो ये बॉल यहाँ से यहाँ तक आएगी, इनिशियली ये बॉल हाइट पर है तो ये कैरी करेगा पोटेंशियल एनर्जी, और अगर इसकी कोई ना कोई स्पीड है तो ये कैरी करेगा काइनेटिक एनर्जी, ये आपने पढ़ रखा है। ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, 50 मीटर, तो मैं बोल दूंगा बेटा पोटेंशियल एनर्जी डेट इज इक्वल टू होगा mgh। इनिशियली लेट से बॉल की कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, रेस्ट पर है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी 0। आपको बस क्या करना है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को लिखना है। जब आप फाइनल पे देख रहे हो तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी को लिख दो। अब फाइनल पे देखते हैं, अब भी ये हाइट पर है लेकिन अब हाइट अलग है, तो इसको मैं लिख देता हूँ mgh डैश, और लेट से यहाँ पर स्पीड v हो जाती है तो डेट इज हाफ mv²। क्लियर, जो भी डेटा था वो मैंने पुट कर दिया बेटा। अब इसे सॉल्व कर लो, m से तो m सीधा ही कैंसिल आउट हो गया, g इज 10, h इज 50, इसको इधर लाऊंगा, g इज 10, h इज 20, डेट इज v²/2। क्लियर, तो ये हो गया बेटा आपका 300 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू v²। सो हियर v डेट इज इक्वल टू आएगा 10√6 मीटर पर सेकेंड। डेट मीन वेलोसिटी एट बी पॉइंट विच इज इक्वल टू होगा दिस वन, जो डायरेक्टली आ गया आपका एनर्जी कंजर्वेशन से। और एक बार आपको ये लगाना आ गया ना, तो आप है ना एक लाइन में ही आंसर्स लिख रहे होंगे, आप सीख जाओगे। ये जैसे पूरा मैंने पैटर्न वाइज स्टेप बाय स्टेप लिखा है, आप फास्टली भी इसे सॉल्व कर रहे होंगे। तो इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, ठीक है, एकदम आसान थ्योरम है। बस एक बात याद रखना, कोई फ्रिक्शन और एक्सटर्नल नहीं लगे तभी इसे अप्लाई करना। फ्रिक्शन लग रहा हो तो इसे डायरेक्ट इस तरीके से मत लिखना, उसका मैं बताऊंगा अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो कैसे उसे लिखता है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो बी पॉइंट पर वेलोसिटी आ गई। सेम अगर आपको सी पर लिखना है तो आप सेम अप्लाई कर दो बेटा, ui प्लस के आई डेट इज इक्वल टू हो गया हमारा uf प्लस के आई। ये इनिशियल पोजीशन हो गई और अब ये सी फाइनल है। चाहे इसको इनिशियल ले लो, किसी को भी ले लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर जिसको आप इनिशियल ले रहे हो उसका डेटा रखोगे, जिसको आप फाइनल ले रहे हो उसका डेटा रखोगे। जैसे अगर मैं ए को इनिशियल लेता हूँ तो ये 50 मीटर की हाइट पर है, तो ये हो गया mg मल्टीप्लाइड बाई 50। ये रेस्ट पर था तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। सही है। अब मैं सी को फाइनल ले रहा हूँ तो ये हो गया बेटा mg मल्टीप्लाइड बाई 10 और काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv²। सही बात है, आ रही ना समझ में। m से तो m क्या हो जाएगा बेटा अपना, कैंसिल आउट हो जाएगा। 500 में से 100 गए तो ये हो गया 400 इक्वल टू v²/2, तो v आ जाएगा आपका 20√2 मीटर पर सेकेंड। v कितना आ जाएगा आपका 20√2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा बेटा सेकेंड कॉन्सेप्ट, कि आपको जस्ट इनिशियल और फाइनल चेक करना है, आपके आंसर सारे आते जाएंगे। आगे सी पॉइंट पर वेलोसिटी सेम आप डी पर लिख सकते हो। अब मैं जो डी पर वेलोसिटी लिखूंगा इसमें अब मैं ए को इनिशियल नहीं लेता हूँ, ठीक है। मैंने बोला आप किसी को भी इनिशियल ले लो, किसी को भी फाइनल ले लो। तो लर्निंग पर्पस के हिसाब से मैं सी को इनिशियल ले लेता हूँ और इसको फाइनल ले लेता हूँ। चाहे बी को इनिशियल ले लो, किसी को भी ले लो, ठीक है। चलिए चेक करते हैं बेटा। तो आप लगाओगे यहाँ पर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, तो यू आई प्लस के आई डेट इज इक्वल टू होगा आपका यू एफ प्लस के आई। हाँ जी, सी को इनिशियल लिया है तो सी हाइट पर है तो ये हो गया एम जी एच। एच कितना है यहाँ पर 10 मीटर, सही बात है, प्लस हाँ जी सी पर क्या बॉल रेस्ट पर थी या इसकी कोई वेलोसिटी थी, तो सी पर तो वेलोसिटी थी और कितनी आई थी 20√2 मीटर पर सेकेंड। अगर सी पर वेलोसिटी है तो सी पर काइनेटिक एनर्जी होगी, ये कितना हो गया हाफ mv², v² हो जाएगा 800 गिवन है, विच इज इक्वल टू हाँ जी फाइनल कौन सा है बेटा डी पोजीशन, ये भी हाइट पर है तो ये हो गया mg मल्टीप्लाइड बाई 5। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हाफ mv²। इसको आप सॉल्व कर लो, आपके आंसर यहाँ से आ जाएंगे। आ रही ना बात समझ में। तो एक सिंपल सा तरीका है, अगर कोई भी फ्रिक्शन वगैरह नहीं है यू कैन डायरेक्टली अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम विच इज यू आई प्लस के आई इक्वल टू यू एफ प्लस के आई। आया लॉजिक समझ में।
इसे आप कॉपी कर लो। एक और न्यूमेरिकल में बेटा आपको एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम पे कराता हूँ, फिर हम मूव करेंगे जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी लग रहे हैं, डेट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स भी अगर अप्लाई हो रहा है तो उन प्रॉब्लम को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, इसे आप कॉपी कर लो। चलिए देखिए बच्चों, एक और एग्जाम्पल अगर मैं ले लेता हूँ एनर्जी कंजर्वेशन पे। लेट्स से आपको ये कोई भी इंक्लाइन दिया हुआ है, थोड़ा सा अच्छा न्यूमेरिकल ले लेते हैं, जिसका इंक्लिनेशन एंगल है थीटा। यहाँ पर बेटा ये कोई भी एक स्प्रिंग लगा रखी है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के। अभी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है। कैसी लेंथ पर है स्प्रिंग? अपनी नेचुरल लेंथ पर है। समझ लेना, अच्छा न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे सोचना पड़ेगा। ये कोई भी एक ब्लॉक है, इसका मास है अपना कैपिटल एम और ये सरफेस स्मूथ है। अभी सरफेस हम कैसी ले रहे हैं? स्मूथ। क्लियर? एंड द मास इज एट अ हाइट ऑफ h, लेट्स से फ्रॉम दिस लेंथ दैट इज अ हाइट ऑफ h। ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया, थोड़ा कैलकुलेशन वाइज इजी रहे, ठीक है। तो ये वाली जो हाइट है दैट इज अ h। So now determine maximum compression in spring. Determine maximum compression in spring. स्प्रिंग में अपना मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा ये आपको बताना है। कोई भी ब्लॉक है जो कि h हाइट पर है एंड हियर स्प्रिंग कांस्टेंट इज k। क्लियर? करिए तो इसे बेटा सॉल्व करके बताओ कि स्प्रिंग कांस्टेंट k है तो मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा, कैसे इस प्रॉब्लम को आप अटेम्प्ट करोगे। और जो समझ रहे हैं वो मेरे साथ समझ लो इसे कैसे सॉल्व करना है। देखो बच्चों, कैसे करोगे तो मैक्सिमम कंप्रेशन हम कैसे निकालने वाले हैं समझ लो। एकदम वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपको एनालाइज करना है कि यहाँ कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या अदर फोर्स लग रहा है क्या। तो अगर मैं बेटा इस सिस्टम देखता हूँ तो मैंने कोई भी फ्रिक्शन तो यहाँ पे लगाया नहीं है, बिकॉज सरफेस को स्मूथ बोला है। सेकंड, कोई भी एक्सटर्नल भी नहीं लग रहा है, डेट मीन वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव भी जीरो है, वर्क डन बाई अदर भी जीरो है। तो डायरेक्टली आई कैन से ui प्लस के आई इनिशियल टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम दैट इज इक्वल टू होगा आपका फाइनल टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम दैट मीन्स uf प्लस के आई। आ रही बात समझ में? ui प्लस के आई विच इज इक्वल टू होगा आपका uf प्लस के आई। ये वाली बात हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखो अफगानी कैसे है, ये सरफेस तो है बेटा हमारी स्मूथ। अब होगा क्या कि ये तो हो गई इसकी इनिशियल पोजीशन, ये तो क्या हो गई इनिशियल पोजीशन। मैंने पूछा है आपसे मैक्सिमम कंप्रेशन, मतलब कि मैक्सिमम कंप्रेशन वाली जो स्टेज होगी वो हो जाएगी हमारी फाइनल पोजीशन। आ रही बात समझ में? चलिए चेक करते हैं वो कैसे बनेगी कि एक्चुअल में ये ब्लॉक नीचे मूव करेगा, ये नीचे मूव करके एक बार इस पोजीशन पे आएगा, यहाँ पर इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी से ये स्प्रिंग से कोलाइड करेगा और ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। और लेट्स से ये इसको x कंप्रेस करने के बाद रुक जाता है, लेट्स से ये इसको x कंप्रेस करने के बाद रुक जाता है। तो ये जो कंप्रेशन होगा बेटा ये अपना मैक्सिमम कंप्रेशन होगा और ये वाली पोजीशन इसकी फाइनल पोजीशन। आपको क्या करना है, इनिशियल पोजीशन हमें गिवन है, आपको फाइनल पोजीशन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। वो हमने कर ली कि डेट इज अ फाइनल पोजीशन। नाउ द ओनली पार्ट डेट इज लेफ्ट इज पुट द वैल्यूज ऑफ ui ki uf kf और आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। सही बात है? चलिए वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए कितना आसानी से सॉल्व होगा ये। कि ये जो ब्लॉक है
ये कितनी हाइट पर है। लेट्स से बेटा मैं इसको बोल देता हूँ कि ये हाइट h है और इस हाइट को भी नाम ले लेते हैं, इसका नाम है स्मॉल h, और ये हो गया अपना ग्राउंड। ठीक है, अगर आप इसको ग्राउंड ले लो जो जनरली हम लेते हैं, हालांकि अगर मैं इस वाली लाइन को ग्राउंड दूंगा ना तो और भी आसान होगा, लेकिन फॉर अ टाइम अगर बच्चों ने इनको ग्राउंड लिया तो मैं इस तरीके से भी समझा देता हूँ। अभी मैं इसको ग्राउंड ले लेता हूँ। तो ये बेटा ब्लॉक जो है कितनी हाइट पर है, mgh प्लस h। क्लियर, mgh प्लस h। इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, स्प्रिंग इनिशियली कंप्रेस नहीं है, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0, और कोई भी ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पर है, तो ये भी है 0। तो अगर मैं इनिशियल के लिए ui लिखता हूँ, ब्लॉक हाइट पर था तो पोटेंशियल एनर्जी थी, स्प्रिंग कंप्रेस नहीं थी तो स्प्रिंग में कोई भी कंप्रेशन एक्सटेंशन नहीं है तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है 0। यहाँ पर ये ब्लॉक का कोई भी वेलोसिटी नहीं है टॉप पॉइंट पर, इनिशियली रेस्ट पर है, ये u0 है, तो ki भी हो गया अपना 0। अब क्या हुआ, ये ब्लॉक ऐसे मूव करके आने लगा, ये इसकी हो गई बेटा फाइनल पोजीशन, ये इसकी क्या हो गई फाइनल पोजीशन। तो ये जो फाइनल पोजीशन है आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ uf और kf क्या हो। अब देखिए ये ब्लॉक जो है ग्राउंड से कोई पर्टिकुलर हाइट पर है, लेट्स से मैं बोल देता हूँ अब ये h डैश हाइट पर है। ठीक है, तो आप लिखोगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आपकी mgh डैश, क्लियर, प्लस अब ये स्प्रिंग भी कंप्रेस है x, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के x स्क्वायर, क्लियर, प्लस ब्लॉक रेस्ट पर होगा या मूविंग होगा, तो मैक्सिमम कंप्रेशन है तो अब ब्लॉक रेस्ट पर है, तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। बन गई क्वेश्चन, एकदम आसान है कि इनिशियल पोटेंशियल एंड इनिशियल काइनेटिक मैंने लिख लिया, फाइनल पोटेंशियल एंड फाइनल काइनेटिक मैंने लिख लिया, अपना ये फॉर्म बन गया। यहाँ पर मुझे x निकालना है तो इसको मैं सॉल्व कर लूँ तो ये बनेगा आपका mgh प्लस h माइनस h डैश डेट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपका x बड़ी आसानी से आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया बेटा इसका पूरा वर्क पावर एनर्जी के एनर्जी कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल जो है उसके ये कॉन्सेप्ट हो गए, उस पर बेस ये न्यूमेरिकल हो गए जिनको आप बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर? अब देखिए ओनली कभी कभी ऐसा होगा आपको h डैश नहीं देगा तो ये कैलकुलेशन करके आपको निकालना होगा h डैश कि ये वाली जो हाइट बचेगी बेटा ये होगी h माइनस एच डैश, और h माइनस एच डैश है ये x है। अगर इस ट्राइंगल को बनाओगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये x है, ये h माइनस एच डैश है और ये आपका वही थीटा होगा। तो आप यहाँ से लिखोगे बेटा x इक्वल टू h माइनस एच डैश साइन थीटा। इस तरीके से आप h डैश को निकालोगे। ठीक है, अगर h डैश ना दिया जाए, ये एक कैलकुलेशन पार्ट हो गया, छोटा सा ट्रायंगल यहाँ से तोड़ के निकाला है, तो ये भी मैंने एक एडिशनल कॉन्सेप्ट बता दिया अगर किसी बच्चे को h डैश निकालने में दिक्कत आए। क्लियर? तो यहाँ तक अगर आपकी एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, अपनी क्वेरी को पोस्ट करो और आपकी क्वेरी सेम डे क्लियर हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।